Hello everyone. Welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Vapi. We are going to start today a new chapter that is called as excretion and osmoregulation from class 11th. Okay? और ये chapter में हम लोग detail study करेंगे with respect to the you can say nitrogenous waste. Other than nitrogenous waste, what are the different types of the nitrogenous wastes are there? Okay? फिर how they can be eliminated through the body. ओके और कितने डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखेंगे कैसे प्रिमिटिव लेवल से एडवांस लेवल तक ये जो एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है ये कैसे डील किया जाता है। ओके तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। So let's proceed with the chapter excretion and osmoregulation. The majority of our body weight is actually a water. Okay, ये तो सबको पता ही है कि हमारा मैक्सिमम जो बॉडी वेट है वो वाटर के वजह से ही है। वी एग्जिस्ट इन अ वेरी डिहाइड्रेटिंग एनवायरनमेंट, है ना। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिहाइड्रेटिंग टाइप है, हमको पानी पीने की जरूरत रहती है बार बार, और हमारी बॉडी पानी को यूटिलाइज कर लेती है। फिर वो जो भी यूटिलाइजेशन हुआ है वाटर का फिर वो एलिमिनेट भी होता है बॉडी से। ये सारी बातें आपको पता है, और एलिमिनेट भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज है, थ्रू द स्किन लाइक स्वेटिंग के फॉर्मेशन में, यूरिन के फॉर्मेशन या फीकल मैटर के थ्रू द वाटर इज गेटिंग लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, राइट। एंड फिर हमको प्यास लगती है, फिर हम पानी वगैरह पीते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे। ओके तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, तो डिहाइड्रेटिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसको समझते थोड़ा सा एग्जांपल्स लेके। द कंगारू रैट विच लिव्स इन अ डेजर्ट एनवायरनमेंट, ओके, दैट इज इवन मोर डिहाइड्रेटिंग, है ना। डेजर्ट एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है। हमारा जो अभी का करंटली लाइक नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, तो डेजर्ट में थोड़ा सा कंपैरेटिवली हॉट क्लाइमेट रहता है, राइट। तो वो मोर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन मानी जाती है। एंड येट इट इज सो पैरासिमोनियस विद द वाटर दैट इट नेवर नीड्स टू ड्रिंक। समझ में आ रहा है, मतलब कंगारू रैट मैक्सिमम टाइम पानी पीते ही नहीं है। क्यों पता है, इट जनरेट सफिशियंट वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग इट्स फूड। तो कंगारू रैट क्या करते हैं, अपने फूड को ही ऑक्सीडाइज करके उसमें से पानी बना लेते हैं, और उसी के ऊपर वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड एग्जांपल, दैट इज अ फिश। फिश जो होते हैं ये थोड़ा सा अलग एटमॉस्फेयर है, देखो, कैन एग्जिट इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज द मरीन एनवायरनमेंट, है ना। दो कंडीशन है, एक फ्रेश वाटर है और एक मरीन एनवायरनमेंट है। नाउ फेसिंग द चैलेंज ऑफ आइदर गेनिंग और लूजिंग द वाटर रेस्पेक्टिवली। तो यही एक चैलेंज उनको है, तो गेन करना है या फिर लूज करना है वाटर रेस्पेक्टिवली। ओके सो लाइफ इन दिस डिफरेंट एनवायरनमेंट इज पॉसिबल because elaborate mechanism enables organism to control the osmotic strength of their blood and extracellular fluid by the process known as osmoregulation. ओके तो इन शॉर्ट जो फिश वगैरह है वो अपने बॉडी को बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ऑस्मो रेगुलेट कर लेते हैं। ओके देन ओनली द थिंग्स कैन बी एबल टू बैलेंस ओवर हियर। नाउ इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, द रेगुलेशन ऑफ द इंटरफ्लूइड एंड इट्स कंपोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैटिस। ओके मतलब क्या, होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, सी, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन विथ एन ऑप्टिमल रेंज, है कि नहीं। इंटरनल कंडीशंस को इस तरीके से मेंटेन रखना है ताकि हम जो भी बाहर की कंडीशन रहे उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। ओके दैट इज व्हाट द होम्योस्टैटिस, नॉर्मली वी आल्सो डू दैट द सेम थिंग, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग इन एनिमल बॉडी प्रोड्यूस सर्टेन नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल्स, ओके, दैट आर ऑफ नो यूज इन द सेल्स। द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल्स जो होते हैं ये हम लोग लाइक यू कैन से नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रॉय ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर फूड वगैरह जो हम खाते हैं, प्रोटीन जो हमारे होते हैं ये नाइट्रोजन के बने होते हैं, राइट, अमीनो एसिड्स वगैरह होता है, यस और नो, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड सोर्स है। तो जब भी ये ब्रेक डाउन होते हैं तो इनमें से नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है ना, इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। ओके सो इट इज एलिमिनेटेड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। नाउ
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन पावर. ओके, किसके बेसिस पे बात चल रही है, क्लासिफिकेशन चल रहा है इन शॉर्ट. ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन पावर वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है वोलाटाइल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल वेस्ट. ओके, चलो वोलाटाइल का मतलब उड़ जाना सडनली. देखो वेस्ट विच आर इवापोरेटेड इमीडिएटली फ्रॉम द बॉडी. ओके, लाइक वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म. Okay, other than this ammonia, alcohol, ketone bodies and aromatic oils, these are all what, these are all volatile types of the waste. Okay, non volatile waste के बारे में बात करते हैं, इनको टाइम लगता है, ये धीरे धीरे उड़ते हैं. Okay, such waste which removed very slowly in the aqueous form are called as a non volatile. Example यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सल्फेट आयंस हो गए, फॉस्फेट आयंस हो गए. ओके, तो ये सारे जो वेस्ट होते हैं, दिस आर कंसिडर एज ए नॉन वोलेटाइल वेस्ट. ओके, एक जो हमको डिटेल स्टडी करना है पूरे चैप्टर में वो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल. ओके, देर आर मेनली फॉर्म्ड एज अ एंड प्रोडक्ट of the proteins. What are nitrogenous waste? These are the end products of the, you can say, proteins and the nucleic acid metabolism. ओके, जब भी प्रोटीन्स या फिर न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट किया जाता है तो उनमें से ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलते हैं वो बाई प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. ओके, तो नाइट्रोजनस वेस्ट are produced in two ways. Okay, actually ये waste है, नाइट्रोजन वेस्ट आर प्रोड्यूस इन द टू वेव्स. जैसे कि एक है एक्सोजीनस सोर्स के थ्रू. ओके, व्हाट आर एक्सोजीनस सोर्स? देखो, डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अनवांटेड अमीनो एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड टेकन. एंड एंडोजीनस सोर्स यानी ब्रेकडाउन ऑफ बॉडीज ओन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, मतलब जो भी फूड हम लोगों ने लिया है उसमें से वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स वी हैड टेकन, ओके, उसको जब ब्रेक डाउन किया जाता है, ओके, तब उसमें से जो व्हाट आर प्रोटीन्स एक्चुअली दीज आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, जब एमिनो एसिड्स को रिलीज करने की बात आती है तो वो प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट सी ओवर हियर, ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडीज ओन प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड. ये भी उसी तरीके का है लेकिन ये खुद के प्रोटीन्स को तोड़ने की बात चल रही है यहाँ पे. टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट तो जनरली तीन होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड द यूरिक एसिड. अमोनिया NH3, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 एंड द यूरिक एसिड का फॉर्मूला है C5H4N4O3. ओके, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है एंड यूरिक एसिड जो है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है. ओके, नोट करने वाली बात क्या है, सम एनिमल्स आल्सो excrete a substance called as a amino acids. ओके, मतलब अदर देन नाइट्रोजन वेस्ट a person can also eliminate amino acid as a waste material. ओके, नीड टू डीएमिनेट अमीनो एसिड. सही बात है, अगर बंदा अमीनो एसिड एक्सक्रीट कर रहा है तो इसको डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करना होगा. ओके, बॉडी कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. ये तो सही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती बॉडी में. ओके, फॉर द फ्यूचर यूज, बट कैनॉट स्टोर द प्रोटीन्स और अमीनो एसिड. देयरफॉर अमीनो एसिड which the body cannot use immediately are to be deaminated. मतलब उसको निकाल देते हैं. ठीक है, that is their amino group are removed. तुमको पता है अमीनो एसिड्स के ऊपर क्या क्या चीजें होती है. मान लो यहाँ पे R ग्रुप हो गया तो ये बीच में कार्बन, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऊपर अमाइनो ग्रुप. ठीक है, NH2 ग्रुप, फाइन. और नीचे मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए H ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग एसिड ग्रुप लगा देंगे COOH. ओके, दिस इज व्हाट योर अमीनो एसिड स्ट्रक्चर लुक लाइक, है ना. तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, इसको रिलीज करना इज अ डीएमिनेटेड प्रोसेस. ओके, द रिमेनिंग organic acid are used as energy source to change to carbohydrates or fat and stored. मतलब अभी बचा क्या तुम्हारे पास, देखो अमाइनो ग्रुप निकल गया RC and then this is the acid group and the hydrogen is left over here. तो ये बाकी सब जो ऑर्गेनिक कंटेंट है इसको यूज किया जाएगा, आइदर ये सारे मटेरियल्स को कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसको बॉडी में स्टोर करके रख दिया जाएगा. ओके, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रही है, बस अमाइनो ग्रुप जो है उसको बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज अ डीएमिनेशन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्री डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें से पहली कैटेगरी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया. ओके, यहाँ से मतलब आपको चैप्टर को थोड़ा और इजी तरीके से समझना है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी. ओके, क्योंकि ये बेस है आपके चैप्टर का. फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ओके, प्रोसेस का नाम दिया है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. इट इज द फर्स्ट नाइट्रोजिनस कैटाबोलाइट ऑफ अमीनो एसिड्स. Therefore, it can be produced with very little of energy.
ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है लेकिन कम एनर्जी चाहिए होती है. नेक्स्ट, ammonia molecule are very small, you can say, therefore they are very easily soluble in the water and can be easily passed through the membranes, okay, via diffusion techniques. Now the body can lose a considerable amount of the water in dissolving and removing ammonia from it. Therefore ammonia is excreted by the aquatic animals. अभी जिनके लिए like पानी जो अनलिमिटेड होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये अमोनिया रिलीज करना बहुत इजी हो जाता है. ओके, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए प्लस पॉइंट होता है. नाउ देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है एग्जांपल्स को लेके. अमीबा, पैरामेशियम, साइफा, हाइड्रा एंड स्टारफिश. ओके, ये कुछ कैटेगरीज आपको दे के रखे हैं. ये क्या करते हैं, अमोनिया को रिलीज करते हैं लेकिन डिफ्यूजन करते हुए. कैसे निकालते हैं अमोनिया को बाहर, बॉडी के डिफ्यूजन करते हैं और सीधा सीधा रिलीज कर देते हैं अमोनिया को एनवायरमेंट में. ठीक है, अदर ग्रुप इज ऑल्सो देयर, लाइक जैसे कि प्लानेरिया की बात करते हैं, एस्कैरिस की बात करते हैं, अर्थवॉर्म को लेके बात करते हैं, नेरिस है, लीच है. ओके, प्रॉन्स आर देयर, फ्रेश वाटर म्यूजल्स आर देयर, बोनी फिशेस आर देयर, फ्रॉग, टेडपोल एंड टेल्ड एम्फीबियंस लाइक सैलमेंडर्स. ये सब के सब क्या है, तो अमोनिया को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं. याद रखना यहाँ पे सालमेंडर भी एग्जाम्पल आया है विच एक्सक्रीट अमोनिया, ओके, इन द यूरिन. ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है. एग्जाम्पल्स मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. विच ऑर्गेनिज्म is which showing which type of the nitrogenous waste, okay, और releasing which type of the nitrogenous waste. ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं. नाउ एक और ऐसी कैटेगरी देता हूं, देखो जैसे कि क्रोकोडाइल्स है, एक्वाटिक टर्टल्स है, ओके, दे एक्सक्रीट अमोनिया. नेक्स्ट, bony fish, most of the ammonia is lost and ammonium ion, okay, NH4 across the gill epithelium. मतलब दो तरीके से रिलीज हो रहा है, या तो वो लोग डायरेक्टली अमोनिया लॉस्ट कर रहे हैं, sorry, ammonia is getting lost in the form of, you can say, ammonium ions, okay, across the gill's epithelium, okay, in case of the bony fishes. Now, since ammonia is highly soluble in the water, large amount of the water is needed, okay, to dissolve the expel, to dissolve and expel it out of the body. सिंपल सी बात है कि अमोनिया इजीली डिजोल्व होता है पानी में, तो जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना इजीली अमोनिया को बाहर रिलीज करना इजी हो जाएगा. तो देखो कितना मतलब कितना पानी चाहिए. 1 ग्राम ऑफ अमोनिया की बात करें तो हमको कम से कम 300 से 500 ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है, मतलब आधा लीटर पानी की. 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने के लिए मुझे 300 से 500 ml की जरूरत होती है पानी की. ओके, कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी लाइन है, आपको याद रखनी है. ओके, नोट, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया are called as a ammonotelic organisms या फिर ammonotelic animals, and the elimination of the ammonia as a main nitrogen waste material is termed as ammonotelism. ओके, तो इन शॉर्ट आप लोगों ने अभी क्या सीखा, तो अमोनोटेलिज्म सीखा, और जो एनिमल्स अमोनिया को एज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मान के रिलीज करते हैं उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड. Now let's talk about the urea. What is urea? Is a more complex molecule. It synthesizes from ammonia, needs energy. Okay, मतलब ये यूरिया जो है ये अमोनिया के थ्रू ही बनाया जाता है, अमोनिया से ही यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया को ही यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड यस, इट रिक्वायर्स अ एनर्जी, एटीपी खर्चा करना पड़ता है. ठीक है, नाउ urea is advantageous for the animal because it is almost considered as a neutral and far less toxic as compared to the ammonia. ओके, मतलब यूरिया और अमोनिया को मैं अगर एक साथ कंपेयर करूं तो यूरिया फार लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू द अमोनिया. ठीक है, इसलिए इसके कोई ज्यादा इफेक्ट बॉडी पे होते नहीं, इसलिए इसको बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट, it can accumulate in more concentration form like ammonia. Urea is also very soluble in the water and requires good deal of water for the removal from the body. ओके okay? जैसे कि अभी आपके सामने ये जो लाइन खींची है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. ओके, 1 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीशन नीड्स अबाउट 50 ml ऑफ वाटर. कम पानी चाहिए ना एज कंपेयर टू द अमोनिया. अमोनिया को 500 ml चाहिए था, इसको 50 ml चाहिए. फर्क है कि नहीं है?
ओके, सो नेक्स्ट हम लोग सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म सब इसी कैटेगरी में आ जाती है। देखो, therefore urea is excreted as a main nitrogenous waste product by the animals which can lose a lot of water without an adverse effect। ओके, जैसे कि प्रॉन्स, टेललेस एम्फीबियंस, एग्जांपल है टेललेस एम्फीबियंस के यहाँ पे टोड एंड द फ्रॉग्स। ओके, कैन, or you can say, or can raise the concentration of urea considering in the urine like mammals including man। मतलब we release the urea in the urine। okay, ये आपको ध्यान में रखना है। और you can say can retain a large amount of the urea in the blood and tissue fluids, जैसे कि cartilaginous fishes यहाँ पे आते हैं एग्जांपल्स में, shark and rays। okay, aquatic reptiles such as alligators and turtles की अगर मैं बात करूं, they excrete urea। okay, एलिमिनेशन ऑफ यूरिया इज अ मेन नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, इसको क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। ओके, तो देखो यूरिया कैसे फॉर्म्ड होता है, अमोनिया रिएक्टेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द यूरिया। ओके, एंड बाय प्रोडक्ट यहाँ पे पानी है। क्लियर है? द एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया आर डिस्क्राइब्ड एज यूरियोटेलिक। ओके, क्या कहते हैं इसको, यूरियोटेलिक ग्रुप में कंसिडर किया गया है। ओके, now we had completed two nitrogenous waste in detail, that is the urea and the ammonia। okay, so now we are entering into the very third one, that is the uric acid part। okay, uric acid kya hai, it is formed from the ammonia produced by degradation of proteins mostly in the liver। okay, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है लिवर में, लेकिन अमोनिया के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। and some extent in the kidney also, matlab other than liver there is a other organ that is called as a kidney। okay, uric acid molecule is more complex and needs far less more energy, okay, far more energy in its synthesized from the ammonia than the urea molecule। okay, अभी यूरिक एसिड के एडवांटेजेस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यूरिया एंड अमोनिया। ओके, मतलब मैं यूरिक एसिड को दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, यूरिया एंड अमोनिया के साथ, मतलब क्या क्या फायदे हैं यूरिक एसिड के। देखो, इट इज मच लेस टॉक्सिक देन बोथ अमोनिया एंड यूरिया, ये तो तुमको पता है, इट इज अ लीस्ट टॉक्सिक कैटेगरी है। ओके, इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन नियरली अ सॉलिड स्टेट दैट सेव्स द वाटर। ओके, डिजोल्व फॉर्मेशन में तो हो रहा नहीं है, सॉलिड स्टेट फॉर्म में निकल रहा है, तो कम पानी की जरूरत पड़ेगी। कम मतलब कितना, देखो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्ड ओनली 10 ml ऑफ द वाटर। ओके, कितना चाहिए, ओनली 10 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ओके, नाउ देयरफॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड इज advantageous, okay, for the animals which have been conserve water for their survival। okay, it is excreted by the insect, some land crustaceans। okay, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं मैंने, ओनिकस, वुड लाउस, ओके, लैंड स्नेल्स जैसे कि एग्जांपल है, हेलिक्स, लैंड रेप्टाइल्स जिसमें आते हैं लिजार्ड, स्नेक्स, टर्टल्स एंड बर्ड्स। These are all uric acid, they release the uric acid, okay, as their nitrogenous product, okay, main nitrogenous product। since the kidney can handle nitrogen waste only in a solution, reptiles and birds passes a dilute solution of uric acid into the cloaca, because they have the cloaca, through cloaca they can just release out the urine। okay, तो क्या हो रहा है, reptiles and birds में ये dilute type of solution of uric acid जो है वो cloaca के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, here the water is absorbed and nearly a solid uric acid is eliminated along with the feces। okay, insects have the similar arrangement, मतलब क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन जो है यूरिक एसिड का, वो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स वाले केस में वो लोग क्लोएका में डाल देते हैं, क्लोएका में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, एंड बाकी का जो भी सॉलिड पार्ट बच जाता है दैट कैन बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सेम प्रोसीजर विल बी सीन इन केस ऑफ द इंसेक्ट बिकॉज दे आल्सो हैव द क्लोएका। ओके, नेक्स्ट, elimination of the uric acid as the main nitrogenous waste material is called as a uricotelism। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में चली आ गई होगी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अमोनोटेलिज्म, फिर यूरियोटेलिज्म, अभी नाउ यू हैव स्टडीड द टर्म कॉल्ड एज अ यूरिकोटेलिज्म। ओके, एंड दोस एनिमल्स विल बी कॉल्ड एज अ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। फाइन, नाउ द व्हाइट पार्ट ऑफ द फीकल मैटर ड्रॉप्ड बाय द लिजर्ड। अभी तुमको पता है कि जब भी फीकल मैटर गिराया जाता है बाय द लिजर्ड्स और यू कैन से बर्ड्स,
ओके, कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स। तो वो जो व्हाइट कलर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स होते हैं। फाइन, अभी इसको समझते हैं। देखो, गुआनो, व्हाट इज दिस गुआनो? द फीकल मैटर कॉल्ड गुआनो of certain birds such as gannets, cormorants and pelicans. Gannets, cormorants and pelicans has been used for the commercial extraction of uric acid. मतलब जो भी व्हाइट कलर के जो भी क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड एंड यूरेट्स के, उनको जमा कर लिया जाता है और उनको कमर्शियली एक्सपोर्ट भी किया जाता है, उसको यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ यू कैन से फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके, आइलैंड्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ, सी यहाँ पे क्या लिखा है, आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर कवर्ड विद द guanos. Next, man and primates also excrete some amount of you can say uric acid. It is found in the body by the breakdown of the purines. Okay, प्यूरिन्स क्या होते हैं, ए एंड जी आर कॉल्ड एज अ प्यूरिन्स, ये तो तुमको पता है, बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, राइट। एटीजीसी होता है, यू होता है विद रिस्पेक्ट टू द आरएनए। सो ए एंड जी जो होता है उनको प्यूरिन्स कहा जाता है। ओके, पर्सन हैविंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस मोर यूरिक एसिड देन द नॉर्मल। अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन भी दिया है, देखो जैसे कि एडेनाइन एंड गुआनाइन जो है ना, ये आपस में कन्वर्ट रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं जेंथाइन में, और जेंथाइन जो है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिक एसिड में। इसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ठीक है। द एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इज डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स एज अ क्रिस्टल्स। अगर ये यूरिक एसिड जॉइंट्स में एज अ क्रिस्टल फॉर्म करके स्टोर हो जाते हैं, ओके, तो ये कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, पेनफुल कंडीशन होती है, अर्थराइटिस कहा जाता है। ओके, कॉल्ड एज अ गाउट। ओके, पेनफुल अर्थराइटिस विल बी सीन एंड कॉल्ड एज अ गाउट, मतलब जॉइंट्स में पेन देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, amino acids. Now see, we had completed the three main nitrogenous waste like ammonia, urea and the uric acid we had completed. Now we are entering into the one more kind of the waste where it is called as a amino acid as a waste. Okay, so certain mollusks and echinoderms excrete amino acid as such, सी, विदाउट एनी चेंज, मतलब जैसे कि जैसे अमीनो एसिड फॉर्म होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है बिना उसको किसी फॉर्मेशन में चेंज किए। दे आर कॉल्ड एज अमीनोटेलिक एनिमल्स एंड उनके कंडीशन को कहा जाता है अमीनोटेलिज्म। ओके, नेक्स्ट, सी, एक होता है मिक्स्ड एक्सक्रीशन ऑल्सो। अभी ये आपके लिए यहाँ पे सीधा बता देता हूं, ये बोनस है, आपको ये कंपलसरी याद रखना है, यही पेज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बना के देगा। ओके, सब मेनली अमोनोटेलिक एनिमल्स आर देयर, पार्टली यूरियोटेलिक ऑल्सो, मतलब जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं ना कहीं यूरियोटेलिक जैसे भी काम करते हैं, मतलब यूरिया एज अ नाइट्रोजन वेस्ट रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अर्थवर्म को मान ले हम लोग यहाँ पे, अर्थवर्म अमोनोटेलिक है कभी जब वो एक्सेस वाटर उनके अंदर प्रेजेंट होगा, या फिर यूरियोटेलिक है जब उनके अंदर लेस पानी अवेलेबल होगा, ठीक है। वैसे ही प्रॉन्स की बात करते हैं, एक्सक्रीट बोथ अमोनिया एज वेल एज यूरिया। लंगफिश एंड अफ्रीकन टोड एंड जेनोपस की बात करें, सो दे आर अमोनोटेलिक व्हेन दे आर लिविंग इन द वाटर एंड यूरियोटेलिक व्हेन दे आर इन द हाइबरनेशन कंडीशन इन केस ऑफ द मड। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको कंपलसरी ध्यान रखनी है। ओके, जैसे कि देखो फ्रॉग अमोनोटेलिक है एट टैडपोल कंडीशन, ओके, क्योंकि वो टैडपोल जो होते हैं वो एक्वाटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। एंड अडल्ट फ्रॉग जो होते हैं दीज आर यूरियोटेलिक क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्वाटिक टर्टल्स के बारे में बात करते हैं, प्रोड्यूस अमोनिया एज वेल एज यूरिया। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स को लेके बात करते हैं, दे आर ऑल अमोनोटेलिक बट इफ केप्ट आउट ऑफ द वाटर दे स्टार्ट एक्सक्रीटिंग मोर यूरिया एंड यूरिक एसिड ऑल्सो। ओके, तो एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स में अगर उनको टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे रख दिया गया, सो यूरिया एंड यूरिक एसिड एज द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स विल बी सीन। ओके, तो ये पूरा टॉपिक जो था विथ रेस्पेक्ट टू द नाइट्रोजनस वेस्ट वी हैड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द टॉपिक कॉल्ड एज अ नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अदर देन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, देखो, वेस्ट विच डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन आर कॉल्ड एज अ नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इफ इट इज फॉर्म्ड इन द सेल, वो कैसे होगा, थ्रू रेस्पिरेशन। इट इज अ टॉक्सिक व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द एक्सेस कंडीशन, मतलब कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो वो तो टॉक्सिक ही कहलाएगी। प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं अमीबा, एंड इन सम स्मॉल एनिमल्स को बात करते हैं सच एज स्पॉन्जस, सिलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स
earthworms and leeches, कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट बाय द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। तो इनके इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस्ट होता है बाय द डिफ्यूजन एक्टिविटी, ओके, थ्रू द बॉडी सरफेसेस। नेक्स्ट, in higher animals, let's take the higher animals as an example now. It is eliminated by the special respiratory organs in expired water, okay, as crustaceans, mollusks, fish, and some tailed amphibians, or in expired air as in insect, tailless amphibians, and all reptiles, birds, and mammals. Okay, all this category they have the respectively respective organs. Okay, मतलब उसी के थ्रू वो लोग सारी बातों को रिलीज करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिनरल सॉल्ट्स को लेके बात करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गए। ओके, दिस आर ऑल प्रेजेंट इन द फूड इन एक्सेस ऑफ द बॉडीज रिक्वायरमेंट and excreted in the urine, feces, and the sweat. Let's talk about water as a one of the waste now. Most animals get water that is present in the food, only other drinks it too. Okay, some absorb it through the skin, and water is also formed in the body during the respiration process. Water is essential for the life, and its loss is called as a dehydration. Okay, and can kills a person if the water consistency goes लेस। ओके, मतलब बॉडी में वाटर का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और वो फुलफिल नहीं की जाएगी तो पर्सन कैन डाइड ऑन द स्पॉट्स। ओके, हाउएवर द एक्सेस ऑफ वाटर मे डाइल्यूट, अगर पानी ज्यादा अमाउंट में है आपके बॉडी में, इट विल डाइल्यूट द बॉडी फ्लूइड्स एंड कॉज अ ब्लड प्रेशर एंड कंडीशन कॉल्ड एज एडेमा। ओके, excess of water is a waste product. It is excreted in the sweat, or you can say in the urine, or in the feces and expired air. Okay, regulation of the water and the salt balance of the body is called as a osmoregulation, मतलब salt water एंड आयंस को जब बैलेंस किया जाता है, इस पूरे कंडीशन को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू वेस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स दो तरीके से बॉडी में जाते हैं, आइदर एक्सोजीनस और यू कैन से एंडोजीनस सोर्सेस। ओके, तो एक्सोजीनस पिगमेंट्स आर कंज्यूम्ड अलोंग विद द यू कैन से फूड, जैसे कि बीट रूट हो गए, कैरेट हो गया, ड्रग्स हो गए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हो गए। और एंडोजीनस पिगमेंट जो होता है, इट इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ यू कैन से hemoglobin into the bilirubin and biliverdin. These are yellow color pigments, okay, which are further forms a urochrome which are normally seen in the urine. देखो यूरिन का जो येलो कलरेशन होता है वो बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से ही होता है, लेकिन these are only called as a यूरोक्रोम्स। ओके, एंड फीसिस मैटर जो होता है वो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो भी एक पिक्यूलर कलर में होता है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरोकोबिलिन। ओके, बिकॉज ऑफ विच पिगमेंट, स्टेरोकोबिलिन के वजह से होता है। ओके, which normally get excreted along with the feces. So next category जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, that is a vitamins and hormones. The excess of this essential regulatory substance is removed from the body, that is in the urine. Okay, spices, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग के तो फूड में काफी सारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक एंड सम अदर स्पाइसेस हैव you can say volatile components which leaves the body through the lungs or through the kidney, remove the rest. Okay, either it will go out through the lungs or kidney will do the rest of the functions for removing those things. Okay, now we are entering into the drug category. So drugs are eliminated primarily via kidneys, therefore drugs are their breakdown products can be detected by the chemical test of the urine. So केमिकल टेस्ट ऑफ द यूरिन करने से पता चल जाता है ड्रग्स के बारे में भी। फाइन, नेक्स्ट है क्रिटाइन या फिर क्रिएटिनाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बी अलर्ट। ओके, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, मसल्स हैज क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं क्रिएटाइन फॉस्फेट। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इट विल ब्रेक डाउन द क्रिएटिनाइन, ओके, ब्रेक डाउन इनटू क्रिएटिनाइन। देखो क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, क्रिएटिनाइन क्रिटाइन फॉस्फेट होता है मसल्स में, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्रिएटिनाइन में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड फॉस्फेट अलग हो जाता है। जो फॉस्फेट अलग होता है इट इज फर्दर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, वेर एज क्रिएटिनाइन जो बचा है इट इज एक्सक्रीटेड अलोंग विद द यूरिन। ओके, एक्सेस अमाउंट इट इज ऑल्सो टू बी एक्सक्रीटेड। ओके, अगर एक्सेस है तो इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट। Fine, so here we completed all the topic with respect to the you can say waste. Okay, तो सारे वेस्ट को लेके जो भी हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया वो सारी बातें यहाँ पे खत्म हो जाती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी। ओके।